दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर। दोस्तों एक खबर है, आज दो खबर पर बात करेंगे इस कार्यक्रम में। एक जो खबर है वो सरकारी एजेंसीज के आंकड़ों पर है। ये खबर, ये आंकड़े मेरे नहीं है, आपके नहीं है, सरकार की एजेंसीज के द्वारा दिए गए आंकड़े हैं और चिंता पैदा करने वाले आंकड़े हैं। और जिस विषय को लेकर जो है वो आंकड़े वो और ज्यादा परेशान करने वाले हैं, वो है हमारे देश में और गुजरात में भी विद्यार्थी जीवन में आत्महत्या करने वाले लोगों की जो संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जो युवा है, बिल्कुल या तो टीनेजर हैं या अभी अभी जो है वो जवानी में कदम रखा है, ऐसे बच्चे हमारे युवक हो या युवती हो, जिस तरह से उनकी तादाद में बढ़ोतरी हो रही है, मन में ये सवाल उठता है कि ऐसा क्या कारण हो सकता है कि ये जो बच्चे हैं, अभी तो उन्होंने जीवन जीना शुरू किया है, उन्होंने तो जीवन की चैलेंज, चुनौती, ये सब जो होते हैं, इसका तो उतना सामना तो किया ही नहीं, तो अभी से उनको जीवन इतना कड़वा क्यों लगने लगा कि उनको आगे जीने की इच्छा ही नहीं हो रही हो तो आत्महत्या कर रहे हैं। मैं पहले कुछ आंकड़े आपको बता दूं और एजेंसी का नाम बता दूंगा मैं आपको। ये रिपोर्ट मेरे पास पड़ी हुई, ये है एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ADSI। और इसके साथ साथ हमारा जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, ये दोनों के आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं। ये रिपोर्ट जो है दोनों की, उसमें चौंकाने वाली बात जो है सामने आ रही है। बात ये है कि साल 2017 में 45,217 लोगों ने, और जबकि साल 2021 में 56,543 पीपल, इतने लोग हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। अब ये तो लोगों की बात हुई, लेकिन अब विद्यार्थियों की बात करें तो ये आंकड़ा बता रहा है हमको कि महाराष्ट्र जो है, इसमें विद्यार्थियों की आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र देश में सबसे आगे है और गुजरात जो है वो छठे क्रम पे है। और अब सुझाव ये दिया जा रहा है भाई कि जो शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं, वहां विद्यार्थियों की सलामती को लेकर जो है वो संवाद होना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स, जो माता पिता है, उनके साथ संवाद होना बहुत जरूरी है, बच्चों के साथ संवाद होना बहुत जरूरी है। और इस बारे में सरकार की भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी बन जाती है। भाई हम एक वेलफेयर स्टेट है ना, उस व्याख्या में तो अब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो हमारी सरकार की जिम्मेदारी, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर वो केंद्र सरकार हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले में कुछ नीति विषय, कुछ चीजें, कुछ एक्शन ली जाए, कुछ चीजों को जो है ठोस किया जाए कि ये बच्चे जो हैं जिस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं वो उसको रोका जाए। क्या हो सकता है उसमें? अब इसमें ये भी समझ में आ रहा है कि देश की जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं बच्चे हमारे, जो कहते हैं ना कि IIT है, IIM है, NITS है, AIIMS है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो जिसको कहते हैं वो है, तो वहां बच्चों की आत्महत्या की संख्या बढ़ रही है। 2018 से अप्रैल महीने से अगर लेके 2023 की बात अब तक की देख लें तो 103 विद्यार्थियों ने, इस तरह की संस्थाओं में पढ़ने वाले 103 विद्यार्थियों ने अपने जीवन की दौर खुद ही जो है काट डाली और जीवन यात्रा समाप्त कर डाली। ठीक है, IIT की बात करें तो 35 बच्चों ने, विद्यार्थियों ने आत्महत्या की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 29 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की। NITS के 24 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की। एम्स में पढ़ने वाले 11 और IIM में पढ़ने वाले 4 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की, ये आंकड़ा बता रहा है। ठीक है, गुजरात की अगर बात करें तो 2020, 2021 और 2023 में अब तक की बात कर लें तो जो ये सब प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, वहां पढ़ने वाले कुल 3 विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर ली है। अब रेशियो की बात अगर कर लें, हम कंपैरिजन की बात कर लें, तो देश की जो शिक्षा संस्थाएं हैं, उन शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थियों के आत्महत्या के मामलों में 5 साल में
32% का इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। ऐसे किस्सों में, इस तरह की घटनाओं में 32% राइज है। ये बड़ी बात है। 2021 में देश के, अगर देखा जाए कम से कम, तो प्रतिदिन 35 विद्यार्थी, चाहे वो किसी कक्षा के हो लेकिन विद्यार्थी होने चाहिए, 35 विद्यार्थियों ने प्रतिदिन आत्महत्या की और अपना देह छोड़ दिया। प्रति घंटा 1 से 2 विद्यार्थी आत्मघात कर रहा है और अपने जीवन का अंत ला रहा है। बड़ी बड़ी चिंताजनक बात है। और कुल मिला के अगर सब इस मामले में अगर देखा जाए कि टोटल क्या आंकड़ा बनता है, तो आंकड़ा ये बनता है कि देश में हो रही आत्महत्या के मामलों में 30% से भी ज्यादा जो है वो विद्यार्थी का समावेश होता है। मतलब जितने भी आत्महत्या के किस्से हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, उनमें से 30% से ज्यादा विद्यार्थी होते हैं। ये एक बड़ी खतरनाक बात है। और बताया ये जा रहा है कि विद्यार्थियों की आत्महत्या करने के पीछे उनके ऊपर जो शिक्षा का भार है, जो बोझ है, वो है फेल होने का डर है। फेल अगर हो गए तो परीक्षा में ठीक से अगर हम परसेंटेज नहीं ला पाए या हम परीक्षा फेल कर दिए तो क्या होगा, माँ बाप क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त लोगों में इज्जत रहेगी नहीं रहेगी, ये सब प्रेशर्स जो है बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा, साथ में गरीबी भी एक कारण है, आर्थिक रूप से परेशानी अगर जिनको होती है वो भी एक कारण है, और फिर रोजगार के मामले में जो अपॉर्चुनिटीज की कमी हो रही है लगातार, कि मैं अगर कर तो लिया मैंने सब, लेकिन अगर कहीं काम ही नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा, ये भी तो एक सवाल होता है मन में। ये सवाल भी बड़ा विकट होता है। तो ये सवाल भी है जो चूकता है आपको, कि हमारे माँ बाप ने इतने पैसे खर्च कर दिए, हमने दिल लगा के पढ़ाई भी की, अच्छे मार्क्स से पास भी हो गए, और फिर अगर ठीक से नौकरी नहीं मिली तो क्या करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज। तो ये बड़ा चूकता हुआ सवाल है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है विद्यार्थी जो आत्महत्या कर रहे हैं उसके पीछे। 2017 की अगर बात कर ले भैया, तो 9,905, 2021 की बात करें तो 13,000 विद्यार्थियों ने अपनी जान दे दी आत्महत्या करके। ये आंकड़ा, जैसे मैंने कहा, मेरा नहीं है भाई, ये एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया करके जो एक संस्था है, और फिर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो हमारा है, वो दोनों के आंकड़े मिलाकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें भी एक बाइफरकेशन देख लीजिएगा। 18 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र के बीच वाले जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनमें से आत्महत्या करने वाले का अगर प्रतिशत निकाला गया है तो वो ओबीसी, जो अदर बैकवर्ड क्लास है, वहां से आने वाले 33% युवा हैं, और 20% युवा जो हैं वो हमारी शेड्यूल कास्ट से आते हैं। ये फिर से एक गंभीर बात है। रिजर्वेशन ओबीसी के लिए और रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लिए है, उसको लेकर सवर्ण बड़े नाखुश हैं। और अगर ये लोग जो है कुल मिला के, अगर आप समझ लीजिए, अगर ओबीसी और एसटी मिला के युवाओं की बात करें 18 से 30 साल के बीच में, तो अगर ये हो जा रहे हैं भैया 53% ऑफ टोटल, तो आप समझ लीजिए कि वहां रिजर्वेशन मिलने के बाद भी चीजें ठीक नहीं है। ठीक है, इसको सोचना और समझना पड़ेगा। तो पूरे देश में अगर प्रति साल जो है हम कोशिश करें समझने की कि कितने विद्यार्थियों ने जो है आत्महत्या कर ली है, तो ये हमने आपको बताए। ठीक है, तो ये सोच के सुन के हमारा तो जो है थोड़ा हम विचलित हो गए, क्योंकि ये तो युवा है, हम तो अब ऑफिशियली दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश बन गए हैं। तो क्या ये इसलिए बने हैं कि हमारे युवा जो इस तरह से जान दे दें, पढ़ने वाले, विद्या पाने की कोशिश करने वाले, विद्या प्राप्त करके फिर जो है अपनी आजीविका चलाने की कोशिश करने वाले ये जो युवा हमारे जान दे रहे हैं हजारों की तादाद में, ये
ठीक नहीं है बिल्कुल। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। और हम भी एक आपको कोशिश कर रहे हैं एक और खबर दिखाने की। इसमें कांग्रेस जो है ना, ये अब थोड़ा फ्रंट फुट पे आके खेलने की कोशिश यहाँ पे कर रही है गुजरात में, आप समझे। तो गुजरात में वो कोशिश कर रही है, और राहुल गांधी की यहाँ जो सूरत कोर्ट में जिस तरह से उन्होंने उनको सजा सुनाई गई, उसके बाद से गुजरात कांग्रेस अपने आप में थोड़ी जान फूंकने की कोशिश कर रही है। कितना कर पाएगी नहीं कर पाएगी अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश करते हुए नजर आ रहा है बिल्कुल। तो अब जातिगत गणना जो है, जाति आधारित जनगणना की जो बात है, उसको लेकर गुजरात प्रदेश कांग्रेस के जो विधानसभा में नेता है अमित चावड़ा साहब, उन्होंने कहा कि ये क्यों नहीं हो रहा है, जातिगत जो जनगणना होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो रही है। और अगर नरेंद्र मोदी साहब अगर अदर बैकवर्ड क्लास के, ओबीसी के अगर हितैषी हैं, हितेच्छु हैं, तो उन्हें जाति आधारित जनगणना जो की गई है उसकी घोषणा कर देनी चाहिए, उसको पब्लिक कर देना चाहिए। गुजराती में बोले हैं, आपको सुना देते हैं। રાહુલ ગાંધીએ જ્યારે દેશના લોકોના પરસેવાના પૈસા જે બેંકોમાં જે હોય એને લૂંટીને લઈ જવાવાળા નીરવ મોદી, લલિત મોદી જે ચોર લોકો છે એના માટેનું ભાષણ કર્યું ને ત્યાર એના પરથી એવો પ્રચાર કરવામાં આવે ભાજપ દ્વારા કે ઓબીસી સમાજનું અપમાન કર્યું. પણ ખરેખર ઓબીસી સમાજને જો અન્યાયને અપમાન કર્યું હોય તો ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારોએ કર્યું, જેમાં સૌથી વધારે સમય નરેન્દ્રભાઈ મોદી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બન્યા. આજે એમના શાસનકાળથી શરૂ કરીને આ 27 વર્ષના ભાજપના શાસનમાં ગુજરાતમાં 52% વસ્તી ઓબીસી સમાજની છે. એને એના વસ્તીના પ્રમાણમાં ક્યારેય 1% બજેટ પણ ફાળવવામાં નથી આવ્યું. બીજી બાજુ જ્યારે ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓમાંથી પણ ઓબીસી સમાજની અનામતને ખતમ કરવાવાળી પણ આ જ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે. ત્યારે એક તરફ બજેટ નહીં ફાળવવાનું, બીજી તરફ એનું રાજકીય અસ્તિત્વ ખતમ થઈ જાય એટલે સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓમાંથી અનામત ખતમ કરી દેવાની, ઓબીસી સમાજ માટેના જે નિગમો છે એને નહીવત રકમ ફાળવવાની, ને બીજી બાજુ નરેન્દ્રભાઈ આખા દેશમાં ઓબીસીના નામે રાજનીતિ કરે. આજે અમે નરેન્દ્રભાઈને પૂછવા માગીએ છીએ કે કોંગ્રેસની સરકાર, યુપીએ સરકાર હતી ત્યારે આખા દેશમાં જાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરી કરવામાં આવી, શું કામ એ આંકડાઓ છુપાવવામાં આવે છે? अमित चावड़ा साहब ये कह रहे हैं, दो तीन चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट कही उन्होंने, महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कि एक कांग्रेस के शासन में जाति आधारित जनगणना हो चुकी है, उसको क्यों पब्लिक नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि नरेंद्र मोदी एक तरफ जो है हमारे प्रधानमंत्री, एक तरफ पूरे देश में ओबीसी कार्ड खेलते आ रहे हैं, लेकिन जब से वो मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब से लेके प्रधानमंत्री बनने अब तक के उनके कार्यकाल के दौरान अगर सिर्फ गुजरात की बात कर लें तो गुजरात में ओबीसी 52%, टोटल पॉपुलेशन का 52% से थोड़ा ज्यादा, ये कम नहीं है। तो इन पर आधारित, इन पर ये ओबीसी समाज के लोग हैं, इनको फायदा पहुंचाने वाली, इनको बेनिफिट देने वाली जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं, जो भी बोर्ड और निगम होते हैं, वहां 1% भी, टोटल बजट का 1% भी रुपया जो है वो आवंटित नहीं किया जा रहा है। ऐसा क्यों है? और दूसरा उन्होंने जो है बड़ा महत्वपूर्ण कहा, ये कहा कि स्थानिक स्वराज की संस्थाएं जो होती हैं, पंचायतें होती हैं, जिला पंचायत, तालुका पंचायत, ये सब जो होती है, तो वहां से आप जो है एक तरह से ओबीसी रिजर्वेशन जो है उसको खत्म करने जा रहे, खत्म कर रहे हैं। तो आप किस मुंह से ये कह रहे हैं, आप किस मुंह से पूरे देश में ओबीसी का ठेका लेके चल रहे हैं? ये कुल मिला के कहना था अमित चावड़ा साहब का, जो हमने आपको गुजराती में सुना है। इसका हमने हिंदी आपको भी भावानुवाद करके सुना दिया। तो इस बारे में भी आपको क्या लगता है, आप जरूर बताइए, हमको बात कीजिए, कमेंट करें। अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।